नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी में। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष श्री के.पी. शर्मा ओली की नई मंत्रिमंडल है और जिसमें कि 10 मधेश के कोटा पर मंत्री बनाए गए हैं। अभी चारों ओर चर्चा इसी की चल रही है और जिसका रिएक्शन भी देखने को मिल गया है कि कल ही जनकपुर में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री ने जितेंद्र सोनल सहित 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन मैं इसकी बात में करूंगा। आज आइए एक बात मैं करने जा रहा हूं, खास करके बोली के बारे में। मुंह से जो बोली निकलती है उसके बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूं। 1-2 दिन पहले हम एक बच्ची का स्टेटस देखे थे सोशल मीडिया में। उसमें वो बच्ची प्रश्न की थी बाबा रामदेव से कि बाबा, आपके यहाँ तो डायबिटीज का योगासन है, पेट कम करने का योगासन है, साइनस का योगासन है, सब योगा आप सिखा रहे हैं, लेकिन एक योगा ऐसा क्यों नहीं सिखा रहे हैं जिससे जो कि मुंह को कंट्रोल करे, यानी कि बोली को कंट्रोल करे, बड़बोलापन जो है वो कम हो जाए। तो उसका मतलब था कि इस बीच में बाबा रामदेव जी के मुंह से कुछ टंग स्लिप हुआ था, जिसके विरोध में भारत में सभी एलोपैथिक डॉक्टर काला दिवस मना दिए। तो इससे रिलेटेड था वो चीज़। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसमें मधेसी कोटा पर जो 10 मंत्री गए हैं, ये लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित, उत्तेजित नज़र आ रहे हैं। और जिसी का एक उदाहरण देखने को मिला कि इस मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री श्री राजेंद्र महतो जी शपथ ग्रहण लेने के बाद कोई पार्टी में स्वागत समारोह था या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, तो उस प्रतिक्रिया में उन्होंने नेपाल को बहुराष्ट्र कहकर बोल दिया कि ये बहुराष्ट्र नेपाल है और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये उनके मुंह से, और देखिए इस तरह निकल गया। फिर बाद में उन्होंने सफाई दी, और ये सफाई पर भी नहीं, उनको रात में 11 बजे, 11:30 बजे स्टेटमेंट निकालना पड़ा उप प्रधानमंत्री के पैड पर, पूरा उसमें देते हुए। लेकिन उस सब चीज़ लिखा उन्होंने, लेकिन उसमें बहुराष्ट्र का जिक्र नहीं है। तो आप एक बार बोल दिए और दूसरी बार जो है सो रात में आप वापस ले रहे हैं। हालांकि वापस नहीं लिए, उन्होंने बहुत सफाई दी बहुराष्ट्र के संबंध में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बहुराष्ट्र का ये शब्द सुनते ही काठमांडू के एक वर्ग में ऐसा कंपन आ गया, जैसा कि पशुपतिनाथ मंदिर में कोई मुल्ला जाकर नमाज पढ़ दिया हो और भट्ट लोग उस पर कूद पड़े। ठीक उसी तरह यहाँ का एक वर्ग राजेंद्र महतो के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ते कहीं स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कि सबका एक ही आरोप था कि ये तो अब राष्ट्र विखंडन कर देगा, ये राष्ट्र ही टूट जाएगा। तो ये राजेंद्र महतो का नाम से जो है सो इतना भड़क गए। लेकिन आइए अब दूसरा पक्ष इसका देखें। उसके बाद उसी मुद्दा को लेकर कई आर्टिकल और कई लोग फिर से अब वक्तव्य देने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं, कल ही कांतिपुर में आया है
कुलचंद न्योपाने जी का आर्टिकल। तो कुलचंद न्योपाने जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि ये बहुराष्ट्र वाला जो मांग है कि 2064 में जब पहली संविधान सभा थी उसी समय से उठता आ रहा है, और उसके बाद में जब दूसरी संविधान सभा बनी तो संविधान का अस्तित्व ही मानने को कोई मधेसी पार्टी तैयार नहीं था। और यहाँ तक कि इतना विरोध हुआ, उसमें तो तोड़ फोड़ सब चीज हुआ कि सुशील कोइराला ही 2 संशोधन लाए उसमें, और 2 संशोधन में वो मामूली संशोधन था। मामूली संशोधन में उससे मधेसी का मांग पूरा नहीं हुआ। बाद में शेर बहादुर देउपा जी जब फिर से करना चाहे तो यही केपी शर्मा ओली ही तैयार नहीं थे इसके पक्ष में। लास्ट में हुआ कि मधेसी पार्टी का एक ग्रुप चुनाव में चला गया, उपेंद्र जी का ग्रुप, यह कहते हुए कि संविधान में त्रुटि है, इसको पुनर्लेखन करना पड़ा। यह मांग वो शुरू से रख रहे हैं उपेंद्र जी कि संविधान का पुनर्लेखन ही चाहिए। लेकिन जब वो चले गए तो महंत जी वाला पार्टी जो था इनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। तो इन्होंने भी मांग रखा कि जो नहीं, संविधान संशोधन अपरिहार्य है और संविधान संशोधन कराने के लिए ही हम अब चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव से आ गए ये लोग, जीत कर आए। जीत कर आने के बाद महंत जी बाहर से समर्थन दिए। उपेंद्र जी केपी शर्मा ओली की सरकार में प्रवेश कर गए। अब उपेंद्र जी आए, 2 मंत्रालय मिल गया, उप प्रधानमंत्री का पद मिल गया, बहुत अच्छा था ये आकर, और इसमें अपना काम शुरू किए। लेकिन बीच में ही जब ओली जी अपना रूप दिखाने लगे तो उपेंद्र जी को मंत्रालय छीन लिया गया कि इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में कर दिया गया। इस प्रकार से अपमानित तबर से इनसे छीना गया। तो लास्ट में अंतिम उपाय कुछ नहीं था। तब एक दिन उपेंद्र जी गए और जाकर ओली साहब के समक्ष रखे कि इस संविधान में संशोधन जरूरी है। ओली साहब जैसे ही ये बात सुने तो उनकी तो 2/3 की बहुमत थी, और अहंकारी जवाब उपेंद्र जी को यह उपेंद्र जी से संशोधन का नाम सुनते ही ओली साहब सीधा जवाब दिए उपेंद्र जी को, स्टॉप दिस नॉनसेंस, अंग्रेजी में। पहले हम लोग कहते थे कि बिहारी जब गुस्साता है तो अंग्रेजी बोलता है, लेकिन ये चीज नेपाल में भी ये रोग है। तो ये स्टॉप दिस नॉनसेंस जो ओली साहब बोले, उसके बाद इस फटकार के बाद उपेंद्र जी अब क्या करेंगे, इनके पास कोई उपाय नहीं रह गया, और ये मंत्रिमंडल छोड़ के 8 महीना बिताए। 8 महीना के बाद वो वापस आ गए। ये मैं स्टॉप दिस नॉनसेंस मैंने ये शिलापत्र 6 जून के शिलापत्र में एक आर्टिकल आया है, उसी में यह लिखा गया है, ये बताया गया है कि इस तरह की चर्चा हुई थी। मैं वहीं से लिया हूँ। लेकिन उपेंद्र जी जब आ गए बाहर तो उसके बाद जो बहुराष्ट्र के संबंध में तो आवाज उठती ही रही। आवाज नहीं उठी ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में आता रहा। इसमें इसको सफाई देते हुए कल ही ऑनलाइन में राजेंद्र महर्जन ने भी लिखा है कि बहुराष्ट्र का मतलब आजकल तो विश्व में यह चला ही है कि बहुराष्ट्र शब्द का अर्थ होता है कि विभिन्न जाति से भरा हुआ देश है, हर जाति एक राष्ट्र है। तो एक राष्ट्र के अंतर्गत ही ये चीज है, इसमें कहीं विखंडन की बात नहीं है। और ये राजेंद्र महर्जन
कहना है। इतना ही नहीं, बात इससे अलग है कि आप इन लोगों को एक्चुअली यह बात पच नहीं रहा है कि उप प्रधानमंत्री में राजेंद्र महतो चले गए हैं, जबकि ये चीज अगर देखा जाए तो उपेंद्र यादव की एक बहुत पहले किताब निकली थी, तो उपेंद्र यादव ने अपने किताब में उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, डोर बहादुर बिस्ट की किताब है फैटलिज्म एंड डेवलपमेंट, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को वो तर्क नहीं चाहिए। ये राजेंद्र महतो को देखकर चिढ़ गए कि ये कहाँ से ये बोल दिया। और उस राजेंद्र महतो को, जो राजेंद्र महतो एक समय बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, और बॉर्डर पर धरना देने वाला व्यक्ति आपको आकर आपके संसद में कलेजा फाड़ फाड़ के कह रहा है लिपू लेक हमारा है, महाकाली हमारा है, महाकाली किसने बेचा उसको फांसी दो। कलेजा फाड़ फाड़ के उन्होंने राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो उनके द्वारा जब यह बोला गया तो यह चीज आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप सभी प्रशंसा करने लगे कि राजेंद्र महतो तो अब राष्ट्रवाद हो गया। लेकिन उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा आपको बहुत बुरा लग रहा है। कौन सा इसी संविधान में, जो राजेंद्र महतो हो चाहे उपेंद्र यादव हो, जो इसमें गए हैं, उनका एक ही मांग था कि संविधान में संशोधन करो। मैं यह बता दूं कि यही राजेंद्र महतो इस संविधान को कब स्वीकार किया, हमको तो नहीं लगता है कि ये स्वीकार किए हैं। ये राजेंद्र महतो ने इस संविधान की प्रतिलिपि को जलाया है। राजेंद्र महतो ने ही संविधान को में आग लगाया है। इसके कागज में, इसकी प्रतिलिपि में आप लोगों के समक्ष है, नहीं है तो आप देखिए जो किस तरह आग लगाया है। वो संविधान को जलाने वाला व्यक्ति अगर उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करता है तो ये तो स्वतः आपके संविधान में जा रहा है, आपके विधि विधान को मान रहा है। उसको आप कह रहे हैं कि देश विखंडन कर दिया, तो आप उसको देश का मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो इस पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करें। कल ही हमको लगता है 81 आदमी का, 81 लोग जिसमें पूर्व राजदूत वगैरह भी हैं, इन लोगों ने बाजाबते सही करके दिया है इसके पक्ष में कि राजेंद्र महतो जी का यह बहुत ठीक है, सही है। मैं थोड़ा इसको आपको पढ़कर सुना दूं कि उन्होंने क्या कहा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महतो की टिप्पणी उचित बताते हुए उन्होंने बयान में कहा कि उच्च अहंकार और अपनी बेसिक मानसिकता वाले कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक बहुराष्ट्रीय राज्य की मांग को अनर्गल रूप में राज्य के विघटन से जोड़ दिया है। उनका दावा है कि एक समान जाति, इतिहास, संस्कृति, भाषा और सामान्य क्षेत्र या भूगोल में रहने वाले लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। यह उल्लेख करते हुए नेपाल की जनगणना 2068 की जनगणना के अनुसार नेपाल में 125 से अधिक जातीय समूह है। तो यहाँ हर जाति को अपना सुरक्षा चाहिए। हर जाति अलग से अपना उसका संस्कार होता है, उसका रीति रिवाज होता है, और वह एक राष्ट्र में रहना चाहता है। तो इसी चीज को यह बहुराष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जिस पर इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। आइए हम दूसरा पक्ष ये ले रहे हैं मंत्रिमंडल के बारे में। अब ये नया मंत्रिमंडल है, दरअसल इससे भी ज्यादा इन लोगों को ये लग रहा है कि जो ये नया मंत्रिमंडल बना है उसमें 10 ठो मधेसी कोटा से आ गया है, और टोटल मंत्रिमंडल में देखा जाए तो इसमें बाहुन छत्री की संख्या बहुत कम है।
यानी कि 2 बाहुन छेत्री और टोटल मिलाइएगा तो एक मिलाकर 3 है, जो कि मधेसी पार्टी से ही शरद सिंह चले गए हैं, तो जम्मा 3 है। ये चीज इन लोगों को पच नहीं रहा है। तो ये देखकर ये नस्लीय राज्य जो है, नस्लीय व्यवस्था जो है, उस पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और उसी के प्रतिरोध में राजेंद्र महतो पर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और हाँ, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये मंत्रिमंडल केपी शर्मा ओली जो चाहते थे वो करके दिखाए। यानी कि केपी शर्मा ओली की चाहना यही थी कि किसी तरह इन लोगों को हम मंत्रिमंडल में ले आवे। अब आगे की मांग की क्या गारंटी है, वो समय बताएगा। जो मिल गया सो मिल गया। और दूसरी बात, जो हमारे मंत्रिमंडल में ये लोग जानने के लिए इतना उतावले थे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं इंतजार किया। स्वाभाविक है, ठीक है, जाए। उन लोगों को लग रहा था नेपाल देश है, हम लोगों का देश में ये आषाढ़ महीना है, आषाढ़ महीना यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता है, न कोई हाकिम छोड़ना चाहता है, न कोई अकाउंटेंट छोड़ना चाहता है। अगर कोरोना भी हो जाए तो कोरोना में भी जाकर वो सही करेगा। तो ठीक है, आषाढ़ महीना है, अब कल आप रहे या नहीं रहे, आषाढ़ तो आपका कट ही जाएगा। अगर हो गया आपके पक्ष में निर्णय तो आपकी सरकार चलेगी, नहीं हुआ तो फिर बैक टू पैवेलियन आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक वही शिलापत्र में एक आर्टिकल है जो 6 जून को ही है, मैं उसको भी यहाँ रख रहा हूँ आपके समक्ष, आप लोग उसको गौर से देखिएगा। यह लिखा गया है मनोज शाह और राकेश मिश्र। इसका टाइटल दे दिया गया है मधेश माँ झन धेरई वेदानंद झाहरू। ये शिलापत्र में है और इसका फोटो नीचे फोटो रखा गया है, जिसमें 200 मंत्री को रख दिया गया है। इसको आप पढ़िएगा तो आपको इसके बारे में पूरा मिल जाएगा, क्या है नहीं है इस मंत्रिमंडल के बारे में। फिलहाल हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हाँ, मंत्रिमंडल में जाते ही इनका जो महंत ठाकुर ग्रुप था, उस ग्रुप पर उपेंद्र जी तो हावी हैं, और वो हावी क्यों नहीं रहेंगे। जिसको स्टॉप दिस नॉनसेंस यही ओली कहा है, स्वाभाविक है उपेंद्र जी छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ तो निष्कासित किए ही, अब ये 2 नंबर प्रदेश में चले गए हैं। और 2 नंबर प्रदेश में कल ही रात में खबर आई कि लाल बाबू राउत जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अब 4 मंत्रियों को निकाल दिए हैं और उन पर आरोप लगाया है कि इनका कार्य संपादन ठीक नहीं है। तो अब देखिए, लाल बाबू राउत को इतना दिन पहले कार्य संपादन ठीक था, लेकिन कल ही उनको संपादन भी कर लिए और ये 4 मंत्री को निष्कासित कर दिए। इसमें वरिष्ठ मंत्री हैं जितेंद्र सोनल। एक प्रकार से तो अच्छा ही हुआ कि जितेंद्र सोनल जमीन पर लड़ने वाला, मधेश आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब जैसे उपेंद्र जी सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं, और उपेंद्र जी जब फील्ड में जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं मधेश के पक्ष में। तो जितेंद्र सोनल भी वैसे ही बैठकर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जितेंद्र सोनल इनसे भी अच्छा काम करके वो यूनिटी के तरफ जाएगा। इनके पार्टी में, मोहन जी के पार्टी में, पार्टी ही चलाने वाला, संगठन करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो अगर दोनों पार्टी अलग अलग ही संगठन में जुट जाती है तो एक बहुत अच्छा विकल्प
मधेश के लिए तैयार होगा। अब मधेश में चाहिए ही, अब ये चीज कि एक पार्टी मधेश का हो, एक जगह हो, वो मधेसी भी अब ये सपना छोड़ दिया है। अब ये जितना पार्टी हो, मधेश का काम हो। आज इतना ही के साथ मैं विदा लेता हूं, आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।